चरक सूत्र 11 त्रियेश ने शुरू किया था कल अपने। और एक बार स्लाइड रिवीजन मैं करवा देता हूं आपको शॉर्ट में। टोटल 8 त्रिक इस अध्याय में। पहला त्रिक है 3 ऐशनाएं 3 इच्छाएं, प्राण धन परलोक और भेल न परलोक के स्थान पर धर्म। ठीक है। फिर वैश्विक दर्शन के अनुसार धर्म की परिभाषा थी और वैश्विक दर्शन के प्रथम अध्याय का नाम भी अथा तो धर्म व्याख्या शाम। फिर उसके बाद में प्राणेजना के लिए लाइन पड़ी थी जो मिलती जुलती थी आयुर्वेद के प्रयोजन से, जो कि है चरक सूत्र 30 में, लेकिन ये लाइन है चरक सूत्र 11 की। फिर प्राणेजना के बाद में धनेशना और न आते पापात पापी अस्थि यदन उपकरण से दीर्घमायु। मतलब समझा था अपन ने कि आयु जो है वो बड़ी हो लंबी हो, लेकिन अगर जीवन जीने के साधन नहीं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। फिर इसने कहा एक लाइन अगर वैसे और याद करना चाहो, पढ़ना चाहो, कि धन के लिए क्या करें, कृषि पशुपालन वाणिज्य राज उपसेवा, यही होता है। खेती बाड़ी, पशुपालन, बिजनेस और गवर्नमेंट नौकरी, राज सेवा। ठीक, ये दूसरी धनेशना पूरी हो गई थी। तीसरी फिर अपनी थी परलोकेशना। तो पहले परलोक को सिद्ध करना था। तो परलोक अगर होगा तो पुनर्जन्म होगा, या कह दो सृष्टि उत्पत्ति, क्योंकि सृष्टि शब्द या मनुष्य के वापिस जन्म होने से संबंधित थे। इसके संदर्भ में अनेक वाद थे, लेकिन अपन चार्ट पे गए थे और चरक के अनुसार पुनर्जन्म, परलोक या सृष्टि उत्पत्ति में हेतु पूछे तो ये 5 थे। सुश्रुत के अनुसार कितने थे? 6। सुश्रुत 6 कौन से हैं वो अपन जब आगे पढ़ेंगे सुश्रुत तब बात करेंगे। फिर एक एक की खंडन किया था इसने प्रत्यक्ष का। फिर प्रत्यक्ष के ज्ञान में बाधक हेतु 8 थे और इनको ठीक से याद करना, कुछ ना आ सकता है यहाँ से। एक एक के बारे में अति सन्निकर्षाद, अति विकर्षाद, कर्ण दौर्बल्याद, मनो अनवस्थानाद, समाना अभिहाराद, अभिभवात, अति सूक्ष्मात, है ना, इनको याद कर लेना। फिर माता पिता वाला समझ में आ गया होगा, दोनों में से एक की मृत्यु होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद में स्वभाव वाला था। तो संयोग और विभाग में तो कर्म कारण होता है, तो आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे जुड़ती है, वो स्वभाव से नहीं हो सकती, कोई न कोई कारण इसमें भी रहा होगा। और जहाँ कारण है वहां कोई ना कोई करता है, तो स्वभाव कभी करता हो ही नहीं सकता। फिर यदृच्छावाद वाले के लिए तो पातक बोल दिया था, नास्तिक मत था ही। फिर उसके बाद में चतुर्विध प्रमाण यहां से पढ़ना था, और ये अपन ने लाइन पढ़ ली थी। इस दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, एक जो होती है और एक जो नहीं होती। जो होती है उनको बोलते हैं सत पदार्थ या भाव पदार्थ, और जो नहीं होती है उन्हें कहते हैं असत या अभाव पदार्थ। कौन सत है कौन असत है इसका पता 4 परीक्षाओं से किया जाता है। चरक ने प्रमाणों को परीक्षा कहा। चरक ने प्रमाण के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, अब इनको सीक्वेंस याद रखना था। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। प्रथम प्रमाण कौन सा? आप्तोपदेश। और प्रधान प्रमाण पूछ ले तो याद करना था कि अनुमान को कहते हैं, अगर कभी आ जाए एग्जाम में। फिर उसके बाद में विमर्श में प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, इन सब के बारे में सारी बात पढ़ी थी। और इसके अलावा जो डिटेल थी मैंने कहा था कहाँ पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान के मॉड्यूल में दर्शन शास्त्र से। अब सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? आप्तोपदेश। आप्तोपदेश का सीधा सा मतलब है, आप्त मतलब ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष, जो कभी झूठ नहीं बोलता। एक तरह से यूं कह सकते हो देवता के समान आदमी, मतलब देवता आदमी। जिस व्यक्ति ने जन्म तो मनुष्य योनि में लिया है, लेकिन जिसके सारे गुण देवताओं के समान है, मतलब उसमें रजतम है ही नहीं, ओनली क्या है? सत्व। और जिस तरह से देवताओं को न कोई प्रिय होता है न देवताओं को किसी द्वेष होता है, उसी तरह ऐसे व्यक्ति के लिए
न तो किसी से राग और मोह होता है, न किसी से द्वेष होता है, और जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, न तो किसी से उसको गुस्सा आता है किसी से, न कोई उसे अच्छा लगता है, तो वो हमेशा सही बात कहेगा, तो तटस्थ व्यक्ति है। कहते हैं रजस तमोभ्याम निर्मुक्त तपो ज्ञान बलि, रज और तम इनसे निर्मुक्त, तप और ज्ञान के बल से जो है, त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, रज तम से रहित, तप और ज्ञान के बल पे जिन्होंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को देख पाना जिनके लिए संभव है, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? आप शिष्ट विबुद्ध, इन्हें ही आप्त कहते हैं, यही शिष्ट हैं, यही विबुद्ध है। तेषाम वाक्य में संशयम, इनके वाक्य जो होते हैं वो डाउट करने लायक होते ही नहीं, असंशय युक्त बात कहते हैं। सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् नीरजस्तमा, और वो हमेशा सत्य बोलेंगे, क्योंकि जो रज और तम से रहित होता है वो झूठ कैसे बोल सकता है? रज और तम के कारण ही व्यक्ति झूठ बोलता है, राग द्वेष रखता है लोगों से। विमर्श में चलते हैं, तीनों के लिए परिभाषाएं लिखी हुई है। आप किसे कहते हैं? कहता है साक्षात्कृत धर्म यथा दृष्टम अर्थस्य, जिसने हर चीज का साक्षात्कार कर रखा हो, मतलब तो सारी चीजें उसने देख रखी है, वो आप। दूसरा है शिष्ट, शिष्ट का मतलब जो कार्य अकार्य, हित अहित, नित्य अनित्य, प्रवृत्ति निवृत्ति, इनके बारे में जानते हो। अब एक होता है शिष्टाचार, मतलब अच्छा आचरण। तो अच्छा आचरण कौन करेगा? जिसको पता होगा कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, तो जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, हित अहित का ज्ञान होता है, नित्य अनित्य ज्ञान होता है, उसे शिष्ट कहते हैं। तीसरा विबुद्ध, जो विशिष्ट बुद्धि से युक्त होता है उसे विबुद्ध कहते हैं। स्पेशल टाइप की बुद्धि होती है, जैसे अपन हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि एक लड़का है, उसको कोई मकड़ी काटती है और फिर वो स्पाइडरमैन बन जाता है। एक तुमने, मुझे नहीं पता देखी होगी या नहीं देखी होगी, एक हॉलीवुड मूवी उसमें ऐसा बताते हैं कि वो एक ऐसा ह्यूमन रेडी करते हैं, मतलब तैयार करते हैं जेनेटिक से छेड़छाड़ करके, कि उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका निर्माण जिस जीन से होना होता है, उसको बेस्ट से बेस्ट एनिमल का डालते हैं। जैसे उसको मान लीजिए सूंघने की शक्ति या उसकी जो घ्राण इंद्रिय का निर्माण करने वाला जीन है, तो वहां पे ऐसे जानवर का जीन उन्होंने जॉइंट कर दिया, जोड़ दिया, कि अब उसकी सूंघने की शक्ति जानवर जैसी होगी, देखने की शक्ति जिस जीन से नेत्र का निर्माण होगा, वहां मान लीजिए गिद्ध का जो जीन है वो उसने ज्वाइंट कर दिया, तो विशिष्ट बुद्धि से युक्त हो गया। लेकिन कोई अगर बिना कुछ करे ही विशिष्ट बुद्धि से युक्त है, मतलब सामान्य व्यक्ति से ज्यादा शक्ति है उसमें देखने, सुनने, समझने की, उसे कहते हैं विबुद्ध। इन तीनों की परिभाषाएं एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट में आ सकती है। आप, शिष्ट और विबुद्ध। आपका मतलब जिसने हर चीज ही साक्षात देख रखी हो। शिष्ट का मतलब जो हित अहित, नित्य अनित्य, कार्य अकार्य जानता। अब वैसे नहीं याद रखे तो जिसमें दो दो चीजें जोड़े में होती है वो शिष्ट होता है, और शिष्ट को ऐसे लिखते हैं, इसमें दो पढ़ा है तो कपल्स में देखो, कार्य अकार्य, हित अहित, नित्य अनित्य, प्रवृत्ति निवृत्ति। विशिष्ट बुद्धि, इससे ही तो विबुद्ध बना। बाकी जो साक्षात कृत धर्म है वो कौन है? आप। चलिए, इस तरह से आप तो उपदेश जो है वो समाप्त हुआ। अगली परीक्षा अपनी प्रत्यक्ष, आत्मेंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको ज्ञान उत्पत्ति का क्रम बताया था। इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करती है इंद्रिय, और ये इंद्रिय इस ज्ञान को मन को देती है, और मन ये ज्ञान आत्मा को देता है, और आत्मा को इसका ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अर्थ में शब्द है, किसी ने आपको बोल दिया नमस्ते, तो श्रोतेंद्रिय ने नमस्ते को रिसीव किया और प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया मन के अंदर। मन ने इसको आत्मा को भेजा, और आत्मा को ज्ञान हुआ कि कोई बड़ी नम्रतापूर्ण मुझे नमस्कार कर रहा है। ये ज्ञान उत्पत्ति का जो है वो क्रम है। बहुत से बच्चों के लिए प्रत्यक्ष मतलब देखना होता है। प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष का मतलब है पांचों जो सेंस है आपके वो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। जैसे आपकी आंखें नहीं है ना, आप सुन सकते हैं, लेकिन किसी ने गुलाब जामुन खिलाया और आपको स्वाद आ रहा है, पता चल रहा है कि गुलाब जामुन का टेस्ट, इसका मतलब आप रसेंद्रिय से प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आप अपनी आंखों के सामने गुलाब जामुन देख पा रहे हैं, मतलब दृक्केंद्रिय से गुलाब जामुन का रूप ग्रहण कर रहे हैं। तो पांचों इंद्रिय जो है उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष है। लेकिन एक मजे की बात सुनो, प्रत्यक्ष एक कालिक होता है। जैसे गुलाब जामुन आज खाया, अभी खा रहे हो तब तक गुलाब जामुन का स्वाद आएगा। ऐसा थोड़ी कल जब मन पड़ेगा तब गुलाब जामुन का स्वाद सोच लोगे और फिर वैसे मजा आने लग जाएगा, वैसे गुलाब जामुन के रस का आग्रहण होने लग जाएगा। नहीं, रस का आस्वादन या उसके जो गंध है उसका आग्रहण होने लगे, हो ही नहीं सकता। तो चारों प्रमाण जो है या चारों परीक्षाएं जो है उसमें से केवल एक प्रत्यक्ष है जो एक कालिक है। वास्तव में प्रत्यक्ष खुद एक काल है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रेजेंट। तो आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, ये तो ज्ञान उत्पत्ति का क्रम हो गया। इनके सन्निकर्ष मतलब आपस में मिले हुए, इनसे जो प्रवृत्त हुआ मतलब जो ज्ञान प्रवृत्त हुआ कब? व्यक्ता तदात्वे, उसी क्षण जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान, हेलो, तो उसी समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बुद्धि उत्पन्न हुई, उस बुद्धि को प्रत्यक्ष कहते हैं। व्यक्ता तदात्वे, इसका अर्थ है उसी क्षण जो बुद्धि व्यक्त हुई, आत्मा को उसी क्षण जिस चीज का ज्ञान हुआ, लाइन चल रहा है सब कुछ, वो प्रत्यक्ष। ठीक, बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुचित। ऐसी कोई लाइन और कहीं भी बताइए क्या? किसी पुराने वाले को पता हो तो, आत्मा इंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तित, ऐसी कोई लाइन किसी को याद हो, कहीं आई हो? बोलो बोलो बोलो। शारीरिक स्थान में, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आई? इतने सारे हो तो बोलो। चरक शारीर में किसके लिए आई? किसके लिए आई? यस, योग की परिभाषा। योग की परिभाषा में भी यही लिखा हुआ, आत्म इंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तित, यहां तक सेम। लाइन प्रत्यक्ष की परिभाषा में भी है, योग की परिभाषा में। व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुचित। लेकिन इसके आगे जो वाला जो लाइन है वो प्रत्यक्ष की अलग हो जाती है। स्वभाव वाला मैं वापस समझा दूंगा, लास्ट याद दिला देना मेरे को। चलिए, इसी पर विमर्श में लिखा ज्ञान अधिकरण आत्मा। ज्ञान का अधिकरण कौन है? ज्ञान का पात्र कौन है? ज्ञान ग्रहण या ज्ञान जिसको होता है वो वस्तु कौन है? आत्मा। ज्ञान अधिकरण कौन है? आत्मा। ठीक है, यहां पर प्रत्यक्ष के भेदों के बारे में और सारा कुछ दिया हुआ है। यहां एक चार्ट बना हुआ है उस पे आ जाओ। देखो, प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं। एक है निर्विकल्पक, इसका अर्थ है किंचित। अब निर्विकल्पक के आगे भेद नहीं होते हैं। जैसे मैं तुमको बताऊं, रात का टाइम है और तुम एपीजीडी का एग्जाम देके आ रहे हो और बस वाले ने मेन रोड पे उतार दिया, हाईवे पे, ट्रेवल्स वाले ने, और कोई ऑटो नहीं मिल रहा है और अंधेरा, और तुम चल रहे हो, घर ज्यादा दूर नहीं, पास में। तुमसे 200 मीटर आगे से किसी के पांव की चलने की आवाज आती है और वो रोड क्रॉस करके और आगे गली में राइट ले लेती है। वो जो भी चीज है, दिखा कुछ नहीं, तो ये पता नहीं चल पाया कि कोई व्यक्ति था, कोई गाय थी, कोई जानवर था, कोई डॉग था, क्या था। लेकिन तुम्हें एक चीज पता चल गई, कुछ था। अब कुछ था, इसका मतलब ये कि आगे का ऑप्शन ही नहीं है, ये निर्विकल्पक होता है। तो किंचित वाला जो होता है उसका अर्थ होता है कुछ था।
कुछ प्रत्यक्ष हुआ था, तुमको सुनाई दिया, कुछ दिखा, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये क्या था। ठीक, सविकल्पक में आगे भेद है, दो भेद, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष के पुनः 6 भेद है, और अपन ये भी कह सकते हैं 2 भेद है, लेकिन 6 भेद ज्यादा सही है। कौन कौन से? 6 इंद्रिय, मन भी इंद्रिय। फिर उसके बाद में लौकिक प्रत्यक्ष के साधक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ऊपर लिखो, और जो ऊपर लिखते हैं वो जरूर आते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष के साधक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। कोई पूछे कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। संयोग 1, संयुक्त समवाय 2, संयुक्त संवेद समवाय 3, केवल समवाय 4, संवेद समवाय 5, विशेषण विशेष्य भाव 6। याद करने 6 होते हैं, 6 के नाम याद करने। पदार्थ पढ़ूंगा जब इनके एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन। अब आगे अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 साधक जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। यह है सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। कुल मिला के अलौकिक प्रत्यक्ष के भली तो साधक सन्निकर्ष कह दो या फिर इसके भेद कह दो, वो 3 है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज के पुनः 2 भेद होते हैं, युक्त और युजान। इनकी डिटेल वगैरह अपन आगे पदार्थ में देखेंगे। चलिए, तीसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण। जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा सोचना, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है किसी चीज में, इसका मतलब है उसने उस चीज को पहले देखा होगा कि नहीं देखा होगा, उस चीज को उसने कभी लाइव देखा होगा कि नहीं होगा। जैसे तुम लोग एग्जाम लगने के बाद मुझसे पूछोगे, या जैसे अभी वाले पूछ रहे कि बॉस इस पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग कितनी मेरिट जानी चाहिए, कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, क्या आइडिया है आपका, क्या अनुमान है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम लोगों को ये पता है ना कि ये इतने सालों से लगातार एग्जाम देख रहा हमारा टीचर, इसमें माथा पच्ची कर रहा है ना, तो इसको पता है कि कभी ना कभी इसके जैसी स्थिति उत्पन्न हुई हो। तुम्हारा कोई दोस्त है, वो तुम्हें जब कपड़े खरीदने जाना होता है तो हमेशा साथ लेके जाता है, किताब खरीदने जाना होता है तो कभी नहीं ले जाता, क्योंकि उसने देखा कि तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं लेकिन तुमको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। इसका मतलब उसे पता है कि कपड़ों के मामले में इसकी जो बुद्धि है वो ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कपड़े देखता है, बहुत शॉपिंग करता है या करती है। तो जो जितना ज्यादा प्रत्यक्ष करेगा उसको उतना ज्यादा अनुमान होगा। अब इसको समझना, जितना ज्यादा प्रत्यक्ष करेगा उसको स्ट्रांगली उस चीज के बारे में ज्यादा अनुमान लगेगा। इसलिए मैं लास्ट में जब बच्चे एग्जाम टाइम होता है तो बोलता हूं कि कम से कम 7 दिन में सिलेबस करो, बार बार फास्ट पेज पलटो। क्यों? क्योंकि जो तुम आज प्रत्यक्ष करे उसी का अनुमान बना के तुम्हें 4 में से एक आंसर सही करना है। जिसका जितना अनुमान सटीक होगा उसके उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो अनुमान की पहली शर्त है कि पहले प्रत्यक्ष हो रखा होना चाहिए। अब चरक संहिता पढ़ी नहीं और चरक के ऑप्शन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके 4 ऑप्शन आ रहे हैं और ठोके जा रहा है जो सबसे लंबा आंसर दिख रहा है या जो सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है और एग्जामिनर फंसा रहा है, फंस रहा है। चरक संहिता पढ़ी होती, प्रत्यक्ष ज्ञान किया होता तो अनुमान सही लगता। अनुमान की पहली शर्त है प्रत्यक्ष पूर्व जिन चीजों के बारे में
पहले प्रत्यक्ष हो चुका, प्रत्यक्ष पूर्व। दूसरा त्रिविधम, ये मैं क्लियर कर चुका कि चतुर्विध परीक्षाओं में त्रिविधम, नेक्स्ट लिखा त्रिकालम, त्रिकालम वाली बातें बोल रहा हूं। ये मैं क्लियर कर चुका कि त्रिकालिक होती है कौन, तीनों परीक्षाएं। ओनली प्रत्यक्ष लाइव है वो एक कालिक है, प्रेजेंट में चलता है। अब आपसे पूछे अनुमान के भेद, फर्स्ट आंसर करना है 3। अभी बोल रहा हूं फिर गड़बड़ मत करना। फर्स्ट आंसर 3, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम। ध्यान सुनना, प्रत्यक्ष पूर्वम जिसका पहले प्रत्यक्ष किया जा चुका है उसी का अनुमान किया जा सकता है। त्रिविधम 3 प्रकार का होता है, त्रिकालम और तीनों कालों का ज्ञान कराता है। वास्तव में पास्ट का अनुमान, अनुमान का एक भेद है, प्रेजेंट का अनुमान, अनुमान का एक भेद है, और फ्यूचर का अनुमान, अनुमान का एक भेद है। जैसे कोई बच्चा अगर आके कहे कि सर मैंने पूरी साल 15-15 घंटे पढ़ा था लेकिन मेरे तो 50% बन रहे हैं, तो यह 2 अनुमान लग सकते हैं उसके पास्ट के बारे में कि या तो ये झूठ बोल रहा है, इसने पढ़ाई करी नहीं, और या फिर इसने पेपर अटेंड करते टाइम ध्यान नहीं रखा। पास्ट का वन, एक तो ये। दूसरा, जैसे तुम बताओ मुझे कि सर मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूं और जो ये टेस्ट है ये आप 2 दिन आगे खिसका दो, मैं पक्का इसमें टॉप कर जाऊंगी, मेरा सिलेबस रह रहा थोड़ा सा। इस बात से क्या अनुमान लगता है कि बहुत पढ़ रही होती तो 10 दिन में 10 चैप्टर तो कर ली होती इसने। अब या तो ये है कि इसने पढ़ा नहीं, या ये है कि कोई और काम में व्यस्त हो गई होगी, इसलिए अभी ये टेस्ट को आगे खिसकाने का बोल रही। ये वर्तमान की बात। और कोई ये कहे कि सर मैं अभी बहुत पढ़ रहा हूं, मैंने पिछली साल भी प्रिपरेशन करी थी पर ठीक से पढ़ नहीं पाया था, तो पिछली बार मेरे 55% बने थे और मैं लास्ट की रैंक में रह गया था, लास्ट वेटिंग में, लेकिन इस बार मैं 15 घंटे मेहनत करूंगा और बहुत अच्छा पढ़ूंगा। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे ने लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रखी है और अब भी इतना अच्छा पढ़ रहा है, लास्ट ईयर प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर पाया था, अब अगर इसी तरह पढ़ता रहा तो बहुत अच्छी रैंक इसको मिलेगी। तो कहने का मतलब त्रिकालिक हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में तीनों टेंस में जो अनुमान लगता है तीनों कालों, वही इसके 3 भेद है, पूर्ववत, शेषवत, और एक जो तीसरा भी आएगा जो प्रेजेंट टेंस के लिए, उसकी बात करें तो पूर्ववत और शेषवत क्या है, और जो इसका है ये सामान्यतः दृष्टो प्रेजेंट वाला वो क्या है, इसकी बात अभी अपन करेंगे। तो यहां पर सबसे जरूरी चीज है कि अनुमान के भेद कितने होते हैं, 3। प्रत्यक्ष के भेद कितने होते हैं, 2। ठीक, अब अनुमान कर रहे हैं और एग्जाम्पल वैसे ही हैं, बस चीजें बदली है। कहता है वन्नीर निगोड़ो धूमे, किसी पर्वत पर धुआं उठ रहा है, तुम दूर खड़े और तुमने अंदाजा लगा लिया वहां आग लग गई यार, ये तुम्हें पता है, तुमने प्रत्यक्ष ये देखा है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, ये प्रत्यक्ष पूर्व। त्रिविधम त्रिकालिक में से ये कौन सा है, सामान्यतः दृष्टो। क्यों कि जो प्रेजेंट टेंस में होता है उसको सामान्यतः दृष्टो कहते हैं। आगे कहीं लिखा होगा अजय, मैं लिख देता हूं। इसका मतलब ये है क्या, प्रेजेंट, अबे प्रेजेंट लिखा हुआ समझ लेता हूं, क्या बोलते इसको, वर्तमान काल। आगे और क्या लिखा है देखो, दूसरा मेथुनम गर्भ दर्शनात्, क्या कहता है, गर्भ को देख के और भूतकाल में हुए मैथुन का अनुमान। तुम बताए कि गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का मैथुन होना आवश्यक है, उनका जो भ्रूण है उसका निर्माण तभी होगा जब
शुक्र और आर्तव का संयोग होगा। तो गर्भ को देखकर ये सोचना कि पास्ट में मिथुन हुआ, ये शेषवत है। जो किसके बारे में बता रहे हैं? पास्ट के बारे में। तीसरा, बीजात फलाम अनागत। तरबूज का बीज पड़ा तुम्हारे पास, तुमने उसको मिट्टी में फेंक दिया, बरसात का मौसम, लेकिन जब तुमने बीज फेंका तभी से तुम्हें पता है कि अगर ये बीज बेल बनेगा और इसके फल लगेंगे तो फल तरबूज के होंगे। बीज को देखकर फल का अनुमान, ये क्या है? फ्यूचर की बात है ना। तो ये पूर्व, मतलब ये क्या है? फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। तीन तरह के अनुमान होते हैं। ठीक, विमर्श में लिखा अनुपश्चात मीयते ज्ञायते इति अनुमान। जिसका बाद में ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। बाद में किससे? एक बार प्रत्यक्ष करना जरूरी है। एक बार पता चल गया कि मिर्ची तीखी होती है और चीनी मीठी होती है, बस फिर तो चीनी को देखते ही पता चल जाता है मीठी, मिर्ची को देखते ही पता चल जाता है तीखी होगी। ठीक, चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ कुछ परिभाषाएं जिनको मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूं, आप इनको डायरी में नोट कर लेना जरूर से। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। परामर्श जन्य ज्ञान, परामर्श व्यक्ति खुद से भी ले सकता है। जैसे मुझे पता है कि यार ये मिर्ची है और ये हमेशा तीखी है, तो इस डिब्बे में जो पड़ी वो भी तीखी होगी, चाहे मैंने इसको टेस्ट नहीं करा। तो ये क्या है? परामर्श जन्य ज्ञान है कि वहां ऐसा ऐसा होने पे ऐसा होता है, इसलिए यहां भी ऐसा होगा। फिर नीचे लिखता है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति के साथ में पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श। अभी के लिए थोड़ा सा ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, इसको याद कर लेना, क्योंकि ऐसे आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे परामर्श जगह फिल इन द ब्लैंक, और मैं समझाऊंगा पदार्थ के अंदर। अभी के लिए बस लिख लेना। ठीक, अब व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्निर सहचर्य नियमो व्याप्ति। ये व्याप्ति की परिभाषा है। जहां जहां अग्नि होती वहां वहां धुआं होता है, इन दोनों के सहचर्य का नियम है। इस बात को समझना व्याप्ति। और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता परामर्श, और परामर्श जन्य ज्ञान अनुमान। समझ रहे हो? आगे बढ़ेंगे थोड़ा और समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, विमान स्थान में लिखा है अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्ष। अनुमान उस तर्क को कहते हैं जो युक्ति की अपेक्षा रखता है। अब मेरी बात सुनना, प्रत्यक्ष होना आवश्यक है अनुमान के लिए, लेकिन युक्ति के बिना तो अनुमान भी नहीं हो सकता। अब तुम कहोगे आप क्या बोल रहे हो, अभी तो कह रहे थे प्रत्यक्ष पूर्व। दोनों बातें हैं। जैसे मुझे पता है कि इस पेन से इस बोर्ड पे, डिजिटल वाले पे लिखा जा सकता है और उस पे पन्ने पे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ऐसे और भी पेन मेरे पास में है, मैंने और भी इस तरह से पढ़ाया, और बहुत लंबे समय से मैं ऐसा देख रहा हूँ ऐसे पेन जो है वो व्हाइट पेज में नहीं चलते, इसकी स्क्रीन पे चलते। अब ये प्रत्यक्ष कर चुका मैं। अब मैं नया, मैंने कोई जो है मैकबुक या टैब या कुछ मंगाया और उसके साथ में पेंसिल आई उसके ऊपर चलाने वाली, उसे देखने से मुझे पता चल गया ये पेपर पे लिख के चलाने वाली पेंसिल नहीं, ये टैब पे चलेगी। मतलब बात समझ पा रहे हो? लेकिन ये ऐसी चीज टैब पे चलेगी, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष पहले कर चुके हो।
क्योंकि पहले भी ऐसी चीजें जितनी भी देखी हो किस पे चलती थी, टैब। यहां तक तो प्रत्यक्ष, क्योंकि पहले वाली टैब पे चलती थी और पेज पे नहीं चलती थी, अतः ये वाली भी टैब पे चलेगी, पेन पे नहीं चलेगी, ये युक्ति। ज्ञात भावों के आधार पर अज्ञात भावों का ज्ञान ही युक्ति प्रमाण है। थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बोलो। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? क्या समझाना चाह रहा हूं कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्व में होता है, मतलब वो चीज पहले की देखी होनी चाहिए, लेकिन पहले वाली देखी थी वो ऐसी थी, वो ऐसा बिहेव कर रही थी, तो ये वाली भी उसके जैसी है, ये भी ऐसा ही बिहेव करेगी। ये तो जुगाड़ है ना, ये तो सोचना है ना। अरे हाँ ना, बोलो भाई, बात समझ आ रही है? पल्ले पड़ रही है ना? ये बाराती लोग शादी में आके बैठ जाते हैं सब चुपचाप। चलो आगे बढ़ते हैं। विमर्श में कुछ और भी लिखा कहते हैं कि कुछ लोगों ने अनुमान के दो भेद भी माने, एक स्वार्थ अनुमान, एक परार्थ अनुमान। फर्क समझ लेना, बहुत अच्छे समझ में आए। मेरे एक सीनियर थे, वो हम सबको पागल बनाते थे, बोलते थे इंटर्न के साथ में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, कुछ 10-10 घंटे पढ़ते थे, उनका इस बार पेपर बहुत अच्छा गया और उनका सिलेक्शन हो गया। ये तुमने प्रत्यक्ष देखा। तुम इंटर्न के साथ तैयारी शुरू कर रहे हो और तुम खुद को बता रहे हो, देख वो वाले बॉस थे ना, उनका इंटर्न के साथ में हुआ क्योंकि उन्होंने 10 घंटे पढ़ाई करी। अगर मुझे भी इंटर्न के साथ में सीट निकालनी है तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? अनुमान है। कौन कर रहा है? वो व्यक्ति खुद। किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए। तो स्वार्थ अनुमान का सीधा अर्थ है खुद के अर्थ के लिए अनुमान करना, खुद के नॉलेज के। यार ऐसे 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 हुआ था, तब ऐसे ऐसे था, क्योंकि इसमें भी अब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये स्वार्थ। अब कोई तुम्हारे पास में आ जाए भोलू राम और आके तुमसे कहे, पता है वो एक बॉस है ना, वो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो बता रहे थे पीजी का एग्जाम जो है ना, वो 1 साल का खेल नहीं है, चाहे कोई कितना ही पढ़ ले। फिर तुम उसको बताओ कि नहीं भोलू राम, देख उन वाले बॉस को, उन्होंने इंटर्न के साथ में अपनी पढ़ाई पे फोकस रखा, फालतू के हॉस्पिटल में काम सीखने नहीं गए, इंटर्न के अंदर भी अपनी किताब पे ध्यान रहा, काम सीखने की उनकी कोई लालसा नहीं थी, कोई फालतू के उन्होंने टाइम जो है वो खराब नहीं किया सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, और उनकी 10 घंटे की पढ़ाई मेहनत लाई, मेहनत जो रंग लाई, और अब वो पीजी में हो गए। अब वो चाहे भले अपने इंस्टा पेज चलाए, यूट्यूब चैनल चलाए, अपना घर चलाए, शादी करें, सब ठीक है, लेकिन अगर वो पहले ही मीम बनाने में बिजी हो जाते तो फिर ऐसा नहीं होता। जो जो वो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनका एक पेज है, उस पे रोज के 5-7 मीम आते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो बॉस का दिन तो मीम में ही चला जाता है, और 3 साल से बॉस खुद मीम बने हुए। और जो आदमी खुद मीम होता है वो दूसरों को मीम बनाना चाहता है, वो उनको मीम नहीं बनने देता। समझ रहे हो? ये परार्थ अनुमान। प्रत्यक्ष समझ आ रहा है, युक्ति नहीं समझ रहा। युक्ति इन द सेंस, युक्ति भी पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। चलो अब स्वार्थ और परार्थ के बारे में सुनो। तो स्वार्थ तो खुद को ज्ञान, परार्थ दूसरे को। परार्थ अनुमान के ज्ञान के लिए जिन 5 चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें पंचाव्य वाक्य कहते हैं। उन्हें पंचाव्य वाक्य कहते हैं। पंचाव्य वाक्य इंपॉर्टेंट है, डायरी में लिखना है। क्या क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा बाकी 3 से भिन्न है? ऑप्शन थे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और चौथा कुछ दे दिया जिज्ञासा।
जिसको पता हो प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, निगम, नहीं तो पंचांग, जिज्ञासा तो क्या है, कुछ अलग ही चीज होगी उसका। अब एक व्यक्ति है जिसको ये पता ही नहीं है कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये पता नहीं है उसको, तो परार्थ का मतलब दूसरे को ज्ञान कराना। तो इन 5 वाक्यों से ये ज्ञान होगा। पहला है प्रतिज्ञा। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो मंगल ग्रह से आया है और उसे पता ही नहीं है कि जहां धुआं उठता है वहां आग होती है। पहले वो मेरे को बोलता है कि उस पर्वत पे कुछ हो रहा है। मैंने उसको बोला, देख भाई, वहां धुआं हो रहा है और वहां आग लग गई है। मतलब जो सेंटेंस है वो मेरा ये है कि पर्वत पे आग लग गई है। अब वो मेरे को पूछे कैसे, तो मेरी प्रतिज्ञा है पहली, क्या, पर्वतो वन्नी मानव, मेरे को ये सिद्ध करना है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करते थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट लिखते थे, सबसे पहले ये तो लिखते थे कि इस तरह से ये चीज है, इसका उद्देश्य ये है। ये प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं प्रूव करूंगा मेरे दोस्त को कि पर्वत पर अग्नि है। दूसरा ये तो कारण क्या दूंगा, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। उदाहरण क्या दूंगा, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी यथा महानसम। फिर मैं कहूंगा किचन में चल, लकड़ियां जलाते हैं, और किचन में तू देखना, जैसे लकड़ी जलने लगेगी धुआं देगी। मतलब जैसे किचन में धुआं और अग्नि साथ में, ये उदाहरण है। उपनयन तथा चयम, उपनयन का मतलब नेक्स्ट सेंटेंस, उसी प्रकार से वहां पर भी धुआं है तो क्या होगा, निगमन तस्मात तथा, वहां भी क्या होगी, धुएं के साथ में अग्नि। अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मैंने प्रूव कर दिया धुएं के साथ अग्नि है, पर्वतो वन्नी मान। तो 5 स्टेप है, इनको पंचाव्य वाक्य कहते हैं, परार्थ अनुमान को सिद्ध करने के काम आते हैं। अनुमान जो प्रमाण है उसके भेद जो है, उसका पहला आंसर आपको 3 ही करना। कोई अगर ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो फिर मजबूरी में सेकंड आंसर क्या करोगे, 2। क्या लिखता है इसके संदर्भ में कि न्याय दर्शन ने अनुमान के 3 भेद माने, वही चरक 3 बोल दिया इसने, डिटेल दी। त्रिविधम अनुमानम, पूर्ववतः, शेषवतः, सामान्यतः दृष्ट। पूर्ववतः में वही पहले ही बता दिया, मतलब फ्यूचर बता दिया। शेषवतः का मतलब पास्ट बता दिया, और सामान्यतः दृष्टों का मतलब है कि जो प्रेजेंट में अनुमान लग रहा है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, वो बता दिया। बोल भाई, यहां तक समझ में आया ना अनुमान। अब युक्ति समझते हैं, देखो। जल, कर्षण, बीज, ऋतु, संयोग। पानी मतलब बारिश, फिर कर्षण कृषि, खेती, मतलब खेत तैयार कर रखा अच्छे से। फिर बीज, मान लीजिए आपको गेहूं की खेती करनी है, या गेहूं तो फिर भी सर्दियों की फसल है, बारिश वाली कोई फसल बताओ। जैसे आपको गवार की खेती करनी है, गवार के बीज। फिर ऋतु, 2 तरह की फसलें होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो खेती के बारे में, एक सर्दी वाली होती है, एक जो बारिश के टाइम पे होती है। तो ऋतु का, जैसे गेहूं है वो सर्दियों में होगा, गर्मी में होगा तो नहीं होगा। बाजरा है बारिश के टाइम पे होगा, गवार है बारिश के टाइम पे। 2 तरह की खेती होती है। तो वहां पर जो लास्ट चीज है वो क्या है, ऋतु कौन सी। जैसे गर्मी में सरसों नहीं होगी, ठंड में ही होगी। अब पानी मतलब बारिश और तैयार किया हुआ खेत, बीज और मौसम उस टाइम पे, ये मिल जाए तो सस्य संभव है, मतलब क्या, फसल। युक्ति षड धातु संयोगाद गर्भणा संवस्त।
उसी प्रकार से 6 धातुओं के संयोग से गर्भ उत्पन्न। 6 धातु मतलब पंच महाभूत और छठा आत्मा। तो जैसे 4 चीजों के मिलने से बीज अंकुरित होकर फसल बन गया, वैसे 6 चीजों के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होगी। अब कंपैरिजन है, एक चीज जिसको तुम जानते थे उसका एग्जाम्पल दिया, और एक जो नहीं जानते हैं उसको कंपेयर किया जानने वाले से कि यहां ऐसा होता है क्योंकि ऐसा 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 है, क्योंकि दूसरी तरफ भी ऐसा 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 होता है, अतः वहां भी वैसा ही होगा। ये युक्ति है। और यही तो अनुमान में पढ़ रहे थे अपन, प्रत्यक्ष पूर्व में। अब मैंने तुमको सीनियर वाला एग्जाम्पल दिया कि वो ऐसा करता है या उसने ऐसा करा कि 10 घंटे पढ़ा और इंटर्न के साथ में फालतू चीजों से बाहर निकल कर पढ़ाई करी और उसका हो गया। फिर ये सोचना, अतः अगर अब मैं ऐसा करूंगा, ये युक्ति है ना, ये तो युक्ति है, युक्ति की अपेक्षा रखता है। आप तार्किक बात खुद को भी कोई अच्छा तर्क दोगे तो बात बुद्धि एक्सेप्ट करेगी ना, वरना 10 घंटे क्यों पढ़ेगा कोई। तो आप खुद को एक तर्क दे रहे हो, और अनुमानम खलो तर्को युक्ति अपेक्ष, अनुमान वो तर्क है जो युक्ति की अपेक्षा करता है। तो लॉजिकल बात अगर खुद को समझाओगे समझ में आ जाएगी। इसलिए अनुमान के लिए ऐसा बोला है कि अनुमान वो तर्क है जिसको मतलब अनुमान करने के लिए आपको युक्ति होनी चाहिए कि मैं ऐसा पढ़ूंगा तो मेरा भी ऐसा अनुमान है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी वैसे अच्छे नंबर हो जाए। लेकिन युक्ति क्या है, बेस किसको बना रहे हो, प्रत्यक्ष को। कि प्रत्यक्ष ने सीनियर को पढ़ते हुए देखा है इंटर्न के साथ, प्रत्यक्ष पूर्व, युक्ति युक्त, त्रिकालिक, बात समझ आ रही। और युक्ति में भी यही लिखा है। पहले इस फसल का एग्जाम्पल दिया, जैसे जल, कर्षण, बीज, ऋतु संयुगात। जल मतलब न्यूट्रिशन हो, मतलब माता जो है वो स्वस्थ हो। कर्षण मैथुन के अर्थ में, बीज यहाँ पर शुक्र और ये आपका आर्तव, और ऋतु मतलब ऋतु काल की 4 रात्रि के बाद। इन सब के संयोग से क्या होगा, गर्भवती स्त्री जो ऋतुमती स्त्री है वो गर्भ धारण करेगी। तो एग्जाम्पल दिया ना कि पहले वाला तुम्हें दिखता था, पता था, वह उससे दूसरा वाला समझा दिया। फिर लिखा मत्स्य, ये मध्य नहीं मत्स्य है, मत्स्य कर लेना इसको, मत्स्य। एग्जाम में मूर्ख हुआ तो मध्य लिख देगा इसको। मत्स्य मंथनक मंथान संयोगात, मत्स्य मंथनक मंथान संयोगात। आप में से किस किसने मैन वर्सेस वाइल्ड देख रखा है? बियर गिल्स का आता है ना डिस्कवरी पे, मेरे को अभी तो देखिए बहुत टाइम हो गया, लगभग सबने देख रखा होगा। तो कई बार तो वो जंगलों में जाता है तो साथ में लाइटर लेके जाता है, कई बार उसको लाइटर मतलब होता ही नहीं उसके पास। तो आग कैसे जलाता है वो, बांस की लकड़ी लेता है, फिर मान लीजिए एक डंडा ऐसे लिया, फिर एक चाकू लेता है, चाकू से उस लकड़ी को खुरचता है, गट्टा करता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक दूसरी लकड़ी डालता है, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके उस लकड़ी के ऊपर मथता है, बहुत तेज 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 तेज। उस घर्षण की वजह से आग लगती है और उसमें धुआं उठने लगता है। मथ्य, मंथनक, मंथान। मथ्य का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लकड़ी है वो, मंथनक मतलब जो ऊपर लकड़ी है वर्टिकल पोजीशन में जो राउंड राउंड घूम रही हो, और मंथान मतलब मंथन की क्रिया या मंथन की क्रिया करने वाला कर्ता। इनके संयोग से क्या उत्पन्न होगी, अग्नि। युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपदम व्याधि निरन। उसी तरह से चिकित्सा के चारों पाद अगर मिल जाए तो व्याधि का निर्हरण हो जाता है। अब कैसे समझे, अग्नि मानते होता है रोग की अवस्था में, और अग्नि अगर प्रज्वलित हो जाए, अग्नि की विकृति अगर सही हो जाए तो व्याधि निर्हरण हो जाएगा। जैसे इसने आग जला दी थी, वैसे चिकित्सा के चतुष्पाद मिलके, मतलब यहाँ 3 चीजें मिलके अग्नि जला रहे हैं भौतिक जगत में, और उसी तरह चिकित्सा के चतुष्पाद अगर सही हो तो व्याधि का क्या कर सकते हैं, निर्हरण। तो एक चीज से दूसरी चीज समझा रहा है। अरे भाई बात समझ में आई?
बोल मेरे भाई, बात समझ आएगी ये वाली? अरे बोलना बाराती। कैसे हैं रे, बहरे हैं क्या सबके सब? बोलते नहीं है। नहीं समझ आई तो बता, समझाऊं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आ गई ना? ये युक्ति प्रमाण के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25वां कोटेशन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा है। तुमने पदार्थ में रटा होगा, मुझे पता है। बुद्धि पश्यति व्या भावान बहु कारण योग जान। अच्छा चलो पहले बता देता हूँ, फिर नाराज हो जाओगे तुम, क्योंकि तुमको मूर्खों वाला तरीका नहीं बताऊं ना तब तक तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये तो समझने की बात थी, युक्ति का श्लोक आ गया तो मैं कैसे आंसर करूंगा। जिसको समझ में आ जाए उसके लिए, अब अभी जो आपने पेपर के पैटर्न देखे, वो पेपर तभी सॉल्व हो सकते हैं, ऐसे पेपर जब आप प्रॉपर चीजों को समझो। रट के और ऐसे पेपर सॉल्व नहीं होते। लेकिन मान लो कि कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और दिमाग पे कोई कचरा छा जाए, उसी टाइम पर कोई अप्सरा तुम्हें कह दे कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ एग्जाम के 3 दिन पहले, और तुम पूरी पढ़ाई को गोल कर जाओ, मतलब बुद्धि भ्रष्ट तो करी थी तुम्हारी एक बार। तो ऐसी स्थिति में जिसको अपन बोलते हैं कौन सा तरीका, मूर्खों वाला तरीका। सर आप हमको मूर्खों वाला तरीका बताते हैं, मूर्खों वाले तरीके से पढ़ाते हैं, तो मूर्खों वाला तरीका क्या कह रहा, देखो जहां पर भी तुम्हें संयोग दिखे, सर संयोग, हाँ संयोग, योग, योग योग मतलब जुगाड़, जुगाड़ मतलब युक्ति। सर आप ये कहाँ ले आए? बेटा मैं सही ले गया, सुन बात। देखो क्या लिखा है, संयोग, संयोग। फिर यहाँ तो चतुष्पाद का मतलब ही संयोग है, चारों मिले हुए। यहाँ में क्या लिखा हुआ है, संयोग। हाँ सर ये पहले बता देते सर, तो पहले बता देता, तुम याद इसको समझता थोड़ी फिर। तो जहां जहां लाइन में योग या संयोग दिखेगा वो युक्ति ही होगा। अरे बात समझ आई? अरे बात समझ आई मेरे भाई? आगे ना, चलो सर आप हमको पहले ही शॉर्टकट वाला बता दिया करो, मूर्खों वाला चाटा पड़ जाएगा फिर। चलो, बुद्धि पश्यति वा भावान बहु कारण योग। सर योग योग योग, हाँ बेटा योग। ये श्लोक भी किसका है, युक्ति का। अब देखना तू इसको समझने की कोशिश नहीं करेगा। कहता है बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग, बहुत से कारणों को देखने के पश्चात जो बुद्धि उत्पन्न होती है। हमारी क्लास में 50 लोग थे, उसमें से 10 ज्वाइन तो लगभग 45 ने किया पीजी की तैयारी के लिए, ठीक है। उसमें से 10 थे, उनकी तैयारी जो हो रही थी उसी टाइम बीच में शादी हो गई, ठीक है। 5 का ब्रेकअप हो गया, ठीक। 5 अपने दोस्तों के साथ में शराब पीने में व्यस्त हो गए। कितने गए, 20, 45 में से 25। 5 के घर वालों ने मजबूरी में तैयारी छुड़वा के और 15,000 की हॉस्पिटल की नौकरी पे रखवा दिया। अब कितने बच गए, 20 लोगों ने पढ़ाई करी थी। 20 में से 3 का एग्जाम के लास्ट 2 महीनों में कहीं ध्यान भंग हो गया, या जहां ध्यान था वहां से ध्यान छूटा तो भाई भटक गया। क्या बोले इसको, 2 महीनों में क्या बस के साथ में विनाश हो गया। विनाश हो गया मतलब कोई आपदा आई होगी, ठीक। अब बच गए 17 लोगों ने ईमानदारी से तैयारी की। इन 17 में से 7 वो थे तो शुरू से बहुत लॉजिकली चीजों को समझ के टाइम पे क्लास अटेंड करना, टाइम पे टेस्ट देना, टेस्ट जो है प्रॉपर गिवन टाइम पे देना, उसमें रैंक लाना और रेस्पॉन्सिबली पढ़ना, ये करा। पीछे बच गए 10।
ये 7 जो है इन सब का पीजी क्लियर हो गया। किसमें? क्लिनिकल ब्रांच। बातें सबको बहुत अच्छी आती, सर मुझे गायनी चाहिए, सर मुझे सर्जरी चाहिए। अबे लफंडर, पहले पढ़ तो ले उतना। गायनी सर्जरी बना के बैठ गया खोपड़ी के अंदर। सर मेरी तो मेडिसिन शुरू से ही फेवरेट है, तो उतना पढ़, इन 7 लोगों में रहे। अब इन 10 में से है वो, इन 10 में से 3 तो है जिनका नॉन क्लिनिकल हो जाएगा डिजायर्ड इंस्टीट्यूट में। 3 है जो ये कहेंगे भगवान जी कहीं तो दे दे, कुछ तो दे दे, मैं आधे पैसे जो आएंगे वो वापस फीस भर दूंगा, जोधपुर ले लूंगा। ये 3 गए, अब बच गए 4। ये हैं बॉर्डर के सिपाही, सरहद पे खड़े, अरे सरहद में से 2 इधर लटक गए, 2 बाहर गिर गए। अब जो 2 बाहर गिर गए, और इतनी सारी चीजें जो मैंने तुमको इतनी पिक्चर बताई 50 जनों की, इन सब चीजों को देखा आपने, लेकिन ये तुम्हारी सीनियर की क्लास थी, जो कि मैंने ये बोला था तुम्हारी क्लास में। ये तुम्हारी सीनियर की क्लास में सब कुछ हुआ। इस सब के आधार पर तुमने अभी अभी देखो मेरे सामने फिक्स कर लिया, मैं तो इन 7 में रहना है, मुझे कुछ भी करना है। बहु कारण योग जान, बहुत से कारणों को जोड़ा मिलाया, और लास्ट में ये बुद्धि उत्पन्न हुई मुझे इन 7 में रहना है। बहुत से कारण कौन से थे? 2 महीनों विनाश वाले, शादी, ब्रेकअप, शराब, मजबूरी, और ऐसे करते 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 लास्ट में सरहद। लास्ट में फिक्स करा भाई अपने को इनमें रहना है, मतलब अपने को फैमिली पढ़ना है। तो ये जो बुद्धि उत्पन्न हुई किससे? जुगाड़ से हुई ना। जुगाड़ क्या था? मल्टीपल फैक्टर्स ने आपको एक ग्राउंड दिया कि ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, इसलिए तुझे ये करना चाहिए। बहुत से कारणों के जुड़ने से जो बुद्धि तुमको प्राप्त हुई उसे युक्ति कहते हैं, और युक्ति त्रिकालिक होती है। किसी आदमी का रिजल्ट देख के तुम बता सकते हो कि या तो उसने पढ़ने में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी चीज होगी, पॉजिटिव चीजें बहुत करी होगी तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट, या इसने पेपर बहुत अच्छे तरीके से याद करा तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट। अगर नेगेटिव है रिजल्ट तो तुम, और वो कहे मैं तो 15 घंटे पढ़ा, तो तुम कहोगे तूने पेपर अटेंड सही नहीं करा, या तेरी जो पढ़ने का तरीका था वो गलत था, या तूने टेस्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं दी। त्रिकालिक हुई ना, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों का जुगाड़ लगाया जा सकता है, तीनों को देखा जा सकता है चीजों को जोड़। अब तुम कहोगे कैसे? एक और एग्जांपल सुन लो आयुर्वेद डॉक्टर के हिसाब से। तुम्हारे पास पेशेंट आया और आसपास के 100 किलोमीटर में कोई भी ब्लड टेस्ट की मशीन है ही नहीं, कोई डायग्नोस्टिक अप्रोच नहीं तुम्हारे पास। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, तुम पूछना शुरू करते हो क्या करते हो, फिर एज, फिर और कोई बीमारी है क्या, और कोई दवाई चल रही है क्या, ये कब से हो रहा है, फैमिली में किसी को है क्या, क्या कर रहे हो तुम? मल्टीपल फैक्टर्स को इकट्ठा कर रहे हो जिससे तुम डायग्नोसिस पे पहुंच सको। तो युक्ति तो लगा रहे हो। जैसे मान लो उसने बोला कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे पिताजी को शुगर था, एक बार मैं शहर गया था तब मैंने चेक कराया था, मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया था, फिर उसके बाद मैंने वापस चेक ही नहीं कराया, मुझे लगा डॉक्टर फालतू की चीजें बंद करवा देंगे खाने पीने की, चेक नहीं कराया, अब मुझे वापस चक्कर आ रहे हैं। फिर आपने उसको हिस्ट्री लेनी शुरू करी, सारी चीजें जो है डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ जा रही थी, कोई जांच नहीं कराई बिहार में, लेकिन आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो बहु कारणों को जोड़ने से जिस बुद्धि की उत्पत्ति होती है उसे युक्ति कहते हैं। और सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे 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 सच्ची लाइन, त्रिवर्गम साध्यते यथा, ऊपर लिखो, युक्ति बराबर त्रिवर्ग साध्यते। त्रिवर्ग साध्यते, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, त्रिवर्गम साध्यते यथा कौन है? चतुर्विद प्रमाण, युक्ति है।
त्रिकालिक कौन है? तीनों ही प्रत्यक्ष नहीं। बहु कारण योग जान, योग आ गया ना बच्चे, बाकी संयोग संयोग संयोग। तो बुद्धि लगा के करेगा तब तो मैं तेरा शुक्र गुजार रहूंगा 7 जन्मों तक। तूने जो कंसेप्ट समझा है उसको समझा और उससे सही करा, ना कि मूर्खों वाला तरीका अपनाया। चतुर्विध प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। फर्स्ट ईयर के बच्चों के 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पदार्थ विज्ञान, यहां से अपन पढ़ेंगे कल। अब आ जाओ दूसरी क्लास में, सेकंड वाली में, उसमें क्या चल रहा है? चरक सूत्र 27 चल रहा है।